गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम मैथ्स में यूटेट 2026 जो होने वाला है उसका एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल वाली शेप्स और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम 3 डायमेंशनल शेप्स को। ठीक है, तो आइए जो ये सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्री, इसको समझते हैं ज्योमेट्री आखिर में है क्या। ठीक है, और इसमें हम ये क्या करते हैं। तो ज्योमेट्री जो है यानी कि ज्यामिति जो है ये गणित की वो शाखा है जिसमें बिंदु, रेखाओं और इनसे जो निर्मित होने वाले आकृतियां हैं जैसे वर्ग, आयत, घन, घनाभ और इनमें जो आपस में संबंध है उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम ज्यामिति कहते हैं। जो ज्योमेट्री जो शब्द है यानी कि जो ज्योमेट्री शब्द है, एक मिनट, जो ज्योमेट्री जो शब्द है, ज्योमेट्री ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ग्रीक भाषा का है तो इसका कुछ मीनिंग होगा। ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड है, पहला है जियो और दूसरा है मेट्रोन। ठीक है, जिसमें जियो का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि या पृथ्वी। भूमि बोल सकते हो आप या पृथ्वी। और मेट्रोन का जो अर्थ है वह है माप से। क्या पता चला? जो ज्योमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रोन, जिसमें जियो का अर्थ है भूमि या पृथ्वी और मेट्रोन का अर्थ है माप। तो इस प्रकार से ज्योमेट्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बन जाता है हमारे पास, वो बन जाता है पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन, अर्थ मेजरमेंट। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ बन जाता है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ज्योमेट्री क्या है, जिसमें ये गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, किरण और इनसे बनने वाली जैसे वर्ग, आयत और इनके बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा मेट्रोन, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मेट्रोन का अर्थ है माप। इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाता है पृथ्वी का मापन। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आइए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर बात करें इसमें पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, वो भी 2 डायमेंशनल के। ज्यामिति में हम 2 चीज़ें मेनली पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम 2D और एक पढ़ेंगे हम 3D। 2D किसको कहते हैं? जिसमें ओनली 2 डायमेंशन होती है, जिसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, जैसे लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, डी का मतलब होता है डायमेंशन से, डायमेंशन का मतलब होता है भुजाएं। मैं 3D में 3D का मतलब होता है जिसमें, यानी कि जिस आकृति में जिसमें 3 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब भुजाएं, वो विमाएं, डायमेंशन होती हैं, जैसे लंबाई हो, जैसे उसके अंदर लंबाई हो नीचे, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। इसके अंदर इस तरह से हम अध्ययन करेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं 2D के, तो इसके एग्जाम्पल बनते हैं भाई, जैसे वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। दूसरा आयत यानी कि रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल। वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, चतुर्भुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। चतुर्भुज में हम मेनली पढ़ेंगे जैसे वर्ग है, आयत है और क्या है आपका समचतुर्भुज यानी कि और समलम है, यानी कहने का मतलब रोम्बस है,
ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सभी क्या हैं, क्वाड्रिलेटर्स हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसके बाद, ये हो गया यहाँ पे चतुर्भुज, ये वर्ग और आयत भी क्या है, चतुर्भुज है। त्रिभुज, त्रिभुज भी क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। अब बारी आती है 3 डायमेंशनल की, तो 3 डायमेंशन को इधर समझते हैं। इसके जो मेनली एग्जाम्पल हैं वो आते हैं जैसे घन, घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर, और घन, घनाभ, बेलन, इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर ज्यामितीय आकृतियाँ आ जाती हैं। इन आकृतियों का मेनली हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं, और इन आकृतियों का हम क्या निकालते हैं, आयतन भी निकालते हैं। तो इसका आयतन नहीं निकलता, इसका आयतन भी निकलता है। ठीक है, यानी कि ये अपने अंदर कुछ चीज़ समाहित करके नहीं रख सकती, और ये अपने अंदर कुछ चीज़ें अपने अंदर गेन करके रख सकती है। जैसे घन है, घन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट आ सकता है, बेलन है, घनाभ है, तो इसके अंदर कुछ सामान आ सकता है। ठीक है, इसलिए इनका क्या निकलता है, आयतन भी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल शेप होगी और ये 3D होगी। तो इसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे कि वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे और त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज को मैं सबसे लास्ट में करा दूंगा, पहले हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हमारा जो पहला टॉपिक जो रहने वाला वो रहने वाला बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 2 डायमेंशनल शेप्स के लिए। तो पहले हम वर्ग को समझते हैं, वर्ग क्या होता है ये, तो देखते हैं वर्ग। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, इस तरीके से बनता है, ये एक वर्ग है, मान लो इसका नाम है ABCD, इसका नाम क्या है ABCD। ठीक है, इसकी अगर ये साइड इसकी A सेंटीमीटर है तो ये भी A हो, ये भी A और ये भी A, यानी कि इसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, यानी कि इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टीज़ तो इसकी ये है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, आपको पता है इसका यहाँ पे जहाँ पर एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है आपका। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। तीसरी बात हम कह सकते हैं 90 90 90 90, यानी कि कोई भी अगर चतुर्भुज है उसके कोणों का योग 360 अंश होता है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोणों का योग निकालने का एक सूत्र है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी का भी कोणों का योग बराबर होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, जहाँ n बराबर है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोल देगा आपको एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि ज्यामितीय आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 10 है, तो बताओ उसके कोणों का योग, तो उसमें समस्त कोणों का योग कितना होगा, तो यानी कि जगह 10 लो, 10 में 2 के 8, 8 की गुणा करा दें में आ जाएगा। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कितना हो जाता है, सबका योग 3 - 2 180, 3 में 2 गया 1, 1 की कराओगे तो 180। चतुर्भुज में 4 होती है, 4 में 2 गया 2, 2 के 180 में कराओगे 360 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 360 होता है। चौथी बात, इसमें एक बात हमें ये भी पता होनी चाहिए, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज़ हमें पता ही है, समांतर होती है वर्ग में भी आयत में भी। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे कि हमारा ये बना हुआ है यहाँ पे,
इसकी जो डायगोनल्स होती है ये, इसके जो विकर्ण होते हैं ये वाले, ये जहाँ पर पहले तो ये दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। नहीं पता देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे, ये मेरे पास एक वर्ग है और इसका नाम है ABCD, ये वर्ग ऐसा खींचता हूँ तो एक त्रिभुज ये और एक ऐसा खींच देता हूँ ये। अगर मैं बात करूँ त्रिभुज की तो एक त्रिभुज तो बन रहा है मेरे पास ये वाला ABC, और एक त्रिभुज मेरे पास बन रहा है ये वाला DAB, एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास DAB, या आप इसको ऐसे लिख दो DAB ना बोलकर, ABC है ना, ABC है तो BAD बोल दो इसको, क्या बोल दो इसको, BAD बोल दो। ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि AB जो है वो AP के बराबर आएगी क्योंकि कॉमन साइड है। ABC में क्या आ रहा है, ABC में BC आ रहा है और इसमें AD आ रहा है। AD और BC आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं। तीसरी बात ABC में देखो, ABC में देखो ये 90 डिग्री है और BAD में देखो, BAD में ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बन गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे। और सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे तो आप कह सकते हो इसको कि डायगोनल AC इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल BD के। ठीक है, जब मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ यानी सर्वांग समता की कसौटियाँ भी आपको पढ़ा दूंगा, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। अभी आप सिंपल से याद रखो कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स CP/CT यानी करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए AC और BD आपस में क्या है, इक्वल है। तो AC और BD आपस में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि आप बोल सकते हो विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, सभी विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं 190 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, बराबर होते हैं। तथा समकोण पर, समकोण बोलते हैं 90 डिग्री को, तथा समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये आपको बता देता हूँ, समद्विभाजित कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ आके समझ लो। इस तरीके से समद्विभाजित करते हैं, मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ। समद्विभाजित कैसे करते हैं, देखो ये है एक स्क्वायर, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ABCD। हमें दिखाना है ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल दिखाना है, यानी कि चारों पार्ट इक्वल है। बीच में मैं O मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज इसमें ऐसी बात करूं, देखो ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAB और यहाँ ले लो OCD, इनको मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे देखो AB साइड जो है वो CD के बराबर आ जाएगी, ये साइड, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है। दूसरा यहाँ अगर एंगल 1 मान लो और यहाँ एंगल 2 मान लो, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंथा कोण से, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल बन रहा है। इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हमें 3 चीज़ें मिल गई, एंगल, साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, 2 एंगल और एक साइड आ गया इसमें। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसकी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और समकोण पर करते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसके मेनली 2 फॉर्मूले याद कर लेना। एक तो कर लेना क्षेत्रफल का, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा, देखो किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई मेनली। तो इसकी लंबाई भी क्या है, A है, और चौड़ाई भी क्या है, A है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई
साइड इंटू साइड बोल सकते हो आप, या तो आप इसको ऐसे बोल दो साइड इंटू साइड, और साइड इसकी क्या है ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका छठा फॉर्मूला बनता है परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप को बोलते हैं भाई पेरीमीटर। क्या होगा, अगर मैं इस ए पॉइंट से, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ ए पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ गया तो कितनी डिस्टेंस कवर की ए, यहाँ से यहाँ गया तो कितनी होगी ए ही होगी, यानी कि ए गया फिर ए गया, यहाँ से यहाँ गया तो कितनी होगी प्लस ए, यहाँ से वापस आया तो कितनी होगी एक और ए, तो कितने हो गए ये 4 है। ए क्या है साइड, तो 4 इंटू साइड, तो क्या होता है पेरीमीटर इसका 4 इंटू साइड, तो ये हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, या आप बोल सकते हो 4a। ठीक है, याद करने के लिए तो इसके मेनली ये 2 फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, मैं अगर कई बार हमें क्वेश्चन में विकर्ण के बारे में हमसे पूछ लेता है कि विकर्ण क्या है, तो विकर्ण कैसे पता करोगे आप इसका विकर्ण, या आपके पास एक स्क्वायर है और कोई इसकी डायगोनल है, ये साइड ए है और ये साइड भी है, इसका नाम है भाई ABCD। मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ABC में, ABC में B क्या है राइट एंगल है, B क्या है राइट एंगल यानी समकोण है। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज में ही कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो मैं इसमें क्या करूँ PGT अप्लाई करूँ। PGT जो होती है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है सबको ही पता है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें AC है, तो लिख दो भाई AC का वर्ग, इसको मैं D लिख देता हूँ डायगोनल फॉर D, और इधर हो जाएगा लंब क्या है A, तो A स्क्वायर, आधार भी क्या है A स्क्वायर। AC को लिख देता हूँ मैं D फॉर डायगोनल से रिप्रेजेंट करता हूँ D स्क्वायर, A और A हो गया आपका 2A स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो इधर क्या चढ़ेगा अंडर रूट प्लस माइनस में चढ़ता है, पर ये लंबाई नेगेटिव नहीं होती, तो ये आएगा ए की बार अंडर रूट में चढ़ेगा ये 2A स्क्वायर, तो A जो है वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2A √2 और बाहर से A, या A √2 लिख सकते हो आप, या इसको ऐसे लिख दो A √2 ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये डायगोनल होती है A √2, यानी कि डायगोनल √2 गुना होती है भुजा की। ठीक है, यानी कि अगर भुजा 10 है, किसी वर्ग की भुजा 10 है, तो इसकी जो डायगोनल होगी वो हो जाएगी 10 √2 इतनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने पढ़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास आयत के बारे में पढ़ने के लिए। मेनली क्वेश्चन आपसे स्क्वायर और वो एरिया पे और उस पर पूछा जा सकता है, पे परिमाप पे। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो डायगोनल होती है और समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद भी क्या करती है समद्विभाजित करती है और आपस में बराबर होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आयत को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब आयत के बारे में समझते हैं। अब आयत क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो सेकंड टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल, यानी कि आयत। अब आयत क्या होता है इसको समझेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं हम। रेक्टेंगल में जो पहली प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे बनता है रेक्टेंगल। इसकी क्या होती है, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है। दूसरी बात है, इसका जो भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। समझ गए होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना। प्रत्येक कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। तीसरा, सभी का योग, सभी कोण का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। सभी कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, क्योंकि 90 4 बार जुड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। चौथी बात आती है इसमें, इसके जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं
और ये इस पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें ओ पॉइंट पर, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक बात नहीं लिखी, वर्ग में लिखी थी कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहाँ पर, समकोण पर ये समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। ये क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं ये न्यून कोण से बड़े बन रहे हैं, और जो दो कोण बन रहे हैं ये न्यून कोण से छोटे बन रहे हैं। यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे वहाँ पर दो कोण बनेंगे न्यून कोण से छोटे, और दो कोण बने मतलब न्यून कोण बनेंगे, एक मिनट, दो तो बनेंगे समकोण से छोटे और दो बनेंगे समकोण से बड़े। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। यानी कि समकोण नहीं बनेंगे, दो समकोण से छोटे और दो समकोण से बड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो समद्विभाजित करते हैं, यहाँ तक समझ आ गया आपको, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बराबर होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब मेन चीज़ पे आ जाओ, जो इसकी मेन चीज़ है जो आपको याद भी रखनी है। इसका जो पांचों पॉइंट है वो होता है इसका एरिया, आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया जो होता है वो होता है लंबाई, ये इसकी लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो ये हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई कह सकते हो, L इंटू बी कह सकते हो। और इसका अगर मैं परिमाप की बात करूं, आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो परिमाप होता है, यह आयत है भाई, मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करा, मैं यहाँ से चला, मैं यहाँ पहुँचा, कितने डिस्टेंस कवर की, L, यहाँ पे लिख देता हूँ L गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर कितना गया B, C से D आया तो कितना आया L, और D से वापस A पे आया तो कितना आया मैं B, L और L 12, B और B 2B, कॉमन आ गया 2 तो ब्रैकेट में बच गया L प्लस B। तो क्या हो जाता है इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है आपके पास 2 ब्रैकेट L प्लस B, जहाँ L लंबाई और B चौड़ाई। तो इसका ये क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। अब बात आती है इसके डायगोनल की। अब डायगोनल कैसे निकालते हैं इसकी, अब डायगोनल को समझेंगे। यहाँ पर डायगोनल कैसे निकाली जाती है, ये क्या आपके पास रेक्टेंगल है A B C D, ये डायगोनल है इसकी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये L है बच्चों और ये B है, ये D मान लेता हूँ। आप इसमें क्या करो, इन ट्राइंगल ABC में अगर आप बात करोगे, ABC में देखो ये डायगोनल है यानी कि ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर, देन ये बेस हो जाएगा, यानी कि कर्ण, लंब और आधार। पाइथागोरस जैसे अप्लाई करोगे, कर्ण का वर्ग D का वर्ग, लंब का वर्ग या आधार का वर्ग, ऐसे लिख दो इसको, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो इधर स्क्वायर तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। ये बन जाती है इसकी डायगोनल। इस तरह से हम डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल भी एक लंबाई है तो इसलिए मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी, जो यूनिट में आपकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो समझ गए, क्षेत्रफल इसका स्क्वायर मीटर में आता है या स्क्वायर सेंटीमीटर में, जिसमें लंबाई चौड़ाई इस पर स्क्वायर लग जाएगा। परिमाप एक लंबाई है जो जिस यूनिट में आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है उस यूनिट में आएगा, जब मीटर में तो मीटर में आएगी, ठीक है। तो ये इतना हमने रेक्टेंगल के बारे में जाना। अब थोड़े से इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर। बाकी जो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी रखिए, रोम्बस है आपके पास, पैरेललोग्राम है आपके पास, बहुत सारी शेप हैं, उसको हम करते रहेंगे, उनके क्वेश्चंस को भी फिर हम देखेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, भाई क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं इन दो से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कैटेगराइज कर रखा है 2D शेप्स में। देखो आपका ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और बाकी भी आता है, ट्रेपेजियम, ठीक है। एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रेपेजियम इस टाइप से बना होता है जैसे टेबल।
और 3D में आते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है, यानी कि घन, घनाभ, शंकु, ठीक है। वो लाइट चली गई थी तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया था घन, घनाभ, शंकु, इसको बोलते हैं शंकु, इसको बोलते हैं बेलन, और स्फीयर यानी कि होता है गोला, ठीक है, घनाभ और ये घन, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है जिन शेप्स की लंबाई और चौड़ाई होती है वह 2D शेप्स होती हैं, जिन शेप्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है वह 3D शेप्स में आती हैं। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं इसके और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। यदि 72 परिमाप वाले एक वर्ग ए का विकर्ण, देखो यदि 72 परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण वर्ग बी की भुजा के बराबर है तो वर्ग बी का क्षेत्रफल बताओ। 72 मीटर कुछ भी यूनिट मान लो आप। यदि 72 परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण, 72 मीटर मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं, मीटर मान लेता हूं, क्योंकि आंसर भी मीटर में ही है सारा, तो यहाँ मीटर होगा। यदि 72 मीटर परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण, ठीक है, वर्ग ए का विकर्ण है जिसका परिमाप कितना है, 72 मीटर है, ठीक है, वर्ग बी की भुजा के बराबर है, यानी कि इसका जो विकर्ण आएगा ना ए वाले का, वो बी की भुजा के बराबर, यानी कि जैसे ये वर्ग ए है, ये वर्ग ए है, इसका जो विकर्ण है ना भाई ये वाला, वो जो वर्ग बी होगा ना, वर्ग बी, ये वर्ग बी है आपका, ये वर्ग ए है, इसकी भुजा के बराबर है। देखो वर्ग ए का विकर्ण वर्ग बी की भुजा के बराबर, यानी इसका विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल बताना, इसका आपको एरिया बताना है अब आपको। तो पहला हमें ये पता चल जाए इसका विकर्ण कितना है, क्योंकि इसका क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, इसकी परिमाप की हेल्प से इसका विकर्ण निकाल लेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो आइए यहाँ पे वर्ग ए का जो परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है भाई, अभी हमने पढ़ा 4 × a, ये होता है। तो 4a कितना दे रखा है आपके पास, 72 दे रखा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 से भाग कर दो, 4 × 4 5 6 7, 3 बच गया, हो गया 32, 4 × 8 32, 18 आ गया, तो भुजा आ गई 18। अब आपको पता है जब हमने अभी तक, आपको डायरेक्ट याद रखना ये विकर्ण है, विकर्ण d मान लो ये a है, ये a है, पाइथागोरस लगाई थी तो d² बराबर आया था a² + a², यानी कि 2a² आया था, और d की वैल्यू आई थी आपके पास √2 × a, या आप इसको ऐसे लिखा था आपने a√2, ये आई थी। तो इसका विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण, इसका जो विकर्ण हो जाएगा भैया d, वो क्या हो जाएगा, क्या होता है a√2 होता है, और a क्या होती है साइड, तो a कितना रखा 18, तो ये हो गया 18√2, तो डायगोनल आ गया 18√2। अब आपसे क्या पूछ क्या रखा है, आपसे पूछ रखा b का एरिया, इसका जो डायगोनल है वही इसकी भुजा है, इसकी जो साइड है यानी कि इसकी जो भुजा है वो कितनी आ गई, इसकी भुजा आ गई भाई 18√2, ये आ गई। अब आप तो पूरा इसका क्षेत्रफल, तो इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया हो जाता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 18√2 का स्क्वायर, यही तो होता है साइड स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 648 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मीटर आप पढ़ दोगे इसको, तो 648 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, समझ आया आपको। अभी थोड़ा हम बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सीटेड लेवल के लगभग हैं, सीटेड यूटेड लेवल के जो हैं, ठीक है। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के एक विकर्ण की लंबाई क्या है। 9 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा आयत के एक विकर्ण की लंबाई, यानी कि एक आयत है भाई, ये कह रहा है ये आयत है एक ABCD, 9 सेंटीमीटर लंबा तो 9 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा, विकर्ण की लंबाई बतानी तो विकर्ण बता दो भाई D, इसका ईच एंगल 90 डिग्री,
पाइथागोरस आपको पता है डायरेक्ट विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एल कितना है 9, 9 का स्क्वायर, बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 81 और 25 कितना होता है, जोड़ दो, 5 और 1 6, 2 और 8 10, 106 अंडर रूट 106। किस में था भाई, सेंटीमीटर में था, तो विकर्ण भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अंडर रूट 106 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या बोला है आपको, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार उद्यान के चारों तरफ, एक आयताकार उद्यान है, उसके चारों तरफ 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े का आयताकार उद्यान है। भाई एक आयताकार उद्यान है, मैं यहाँ बना देता हूँ आयताकार उद्यान। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से अच्छा है पहले आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। इसका जो लंबाई है वो 10 मीटर है भाई, और चौड़ाई जो है इसकी, मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बाहर बोल रखा है। 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े, सॉरी 8 मीटर चौड़े, 8 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ बाहर की ओर 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है चारों तरफ, तो मैं इसके चारों तरफ एक रास्ता क्रिएट कर देता हूँ भाई 2.5 मीटर का। ये हो गया 2.5, ऐसे ऊपर ले लेता हूँ, ऐसे इधर को भी ले लेता हूँ 2.5 मीटर, यहाँ से भी इधर को 2.5 मीटर, यहाँ से ऊपर को 2.5 मीटर, इधर को 2.5 मीटर, इधर को 2.5 मीटर, इधर को 2.5। ये 2.5 मीटर मैंने क्या ले लिया, एक रास्ता ले लिया, और रास्ता है, रास्ते को मिलाकर उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, रास्ते को मिलाकर पूरा क्षेत्रफल बताना, तो भाई रास्ता भी इंक्लूड कर देता हूँ। ये रास्ते से एक ऐसे बन जाएगा, ये पूरा यहाँ तक ले लो, और ये ऊपर ऐसे, इस तरीके से बन जाएगा हमारा डायग्राम। ये अंदर वाला उद्यान है, इसकी तरफ हर तरफ 2.5 मीटर ऊपर, 2.5 मीटर नीचे, 2.5 मीटर इधर, ये पूरा रास्ता है 2.5 मीटर का चारों तरफ इसके। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ जो बाहर वाला आयत बनाए, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखो ध्यान से, ये 10 तो यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 थी, 2.5 मीटर इधर बढ़ी और 2.5 मीटर इधर भी बढ़ी है, तो 2.5 और 2.5 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 ये पहले से थी और 5 और बढ़ेगी तो 15 मीटर हो गई। मैं चौड़ाई की बात करूं, 8 पहले से थी, 2.5 मीटर ऊपर की तरफ बढ़ी और 2.5 मीटर नीचे की तरफ बढ़ी, यानी 5 मीटर हो बढ़ी, 8 और 5 13 बढ़ गई। कितनी हो गई ये, 13 मीटर हो गई। क्लियर हुआ। अब ये पूछ क्या रहा था, रास्ते को मिलाकर उद्यान का क्षेत्रफल, तो रास्ते को मिलाकर उद्यान का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है भाई आपकी 15 और चौड़ाई है आपकी 13। 15 थे 45 का 5, यहाँ से लगी 4, 15 का 15 और 4 19, 195। एरिया है तो मीटर में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना सेम यूनिट जुड़ती है, सेम यूनिट घटती है। ठीक है, तो 195 मीटर स्क्वायर, 195 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैदान वर्गाकार है, एक मैदान क्या वर्ग की शेप का है, जिसकी भुजा 10 मीटर है, उसके अंदर बनाए जाने वाले 2 मीटर चौड़े फुटपाथ का रास्ता, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये क्या कह रहा है, एक मैदान वर्गाकार है, एक मैदान है भाई वर्गाकार, ये बना देता हूँ यहाँ पे वर्गाकार मैदान, थोड़ा सा मोटा बना दो इसको। ये एक मैदान है वर्गाकार जिसकी भुजा 10 मीटर, इसकी भुजा है भाई ये 10 मीटर, इसकी क्या है, ऑल साइड इक्वल होती है 10 10 10 10 सारी। उसके अंदर बनाए जाने वाले 2 मीटर चौड़े, इसके अंदर 2 मीटर चौड़ाई क्या बनाना है, फुटपाथ बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इसके अंदर 2 मीटर, देखो ये क्या कह रहा है, उसके अंदर बनाए जाने वाले 2 मीटर चौड़े फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि इसके अंदर में 2 मीटर चौड़े, मैं क्या करता हूँ 2 मीटर चौड़ा बनाना है भाई, तो यहाँ से ले लेता हूँ 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर इधर से ले लेता हूँ, 2 मीटर ऊपर से ले लेता हूँ, 2 मीटर इधर से, ऐसे ही 2 मीटर ऊपर से, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर नीचे से, 2 मीटर इधर से। तो यानी कि जो नया वो बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये येलो वाला जो दिख रहा है ऐसे बन जाएगा, येलो वाला जो दिख रहा है ये है,
यानी कि ये जो बाहर दिख रहा है ना ये वाला, ये क्या है रास्ता, में इसको रेड कलर से कर देता हूँ। ये जो दिख रहा है रेड वाला, ये आपका क्या है, 2 मीटर का रास्ता है। ठीक है, यानी कि डायग्राम इस तरह से बन चुका है। डायग्राम को अगर आप समझो तो डायग्राम ऐसे बन गया कि यानी कि ये बाहर है, ये पूरा जिसकी साइड है 10 मीटर, और इसके अंदर जो बन गया, इसके अंदर बन गया इस तरीके से एक और ये रास्ता इधर वाला। ठीक है, ये वाला रास्ता है भाई, ये दिख रहा है, ये सारा रास्ता है। और इसकी जो बोल सकते हो आप, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। ये 2 मीटर है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर। इधर को भी ये क्या है, 2 ही मीटर है। ऐसे ही ऊपर को 2 मीटर है, ऐसे ही नीचे को 2 मीटर है। तो बात आती है तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 2 मीटर चौड़े फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये पूरा जो वर्ग होगा, इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD, और जो अंदर वाला जो होगा इसका नाम दे देता हूँ मैं रेड पेन से PQRS। अब बात आती है तो इस पूरे में से ABCD में से मैं अगर मैं PQRS को निकाल दूँ बाहर, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये रास्ता बच जाएगा। बस सिंपल सा है। लेकिन मेरे को रास्ते की भुजा तो पता हो पहले, मेरे को बाहर वाले की पता है 10 है, अंदर वाले की क्या होगी, अंदर वाले की देखो 2 मीटर इधर से कम हो गया, 2 मीटर इधर से कम, 4 कम हो गया। ठीक है, या ऊपर की किसकी चारों साइड बराबर है, तो इधर की 2 कम हुई, इधर की 2 कम हुई, 10 टोटल थी, 2 इधर से कम होगी, 2 इधर से कम होगी, तो कितनी कम होगी, 4। तो कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएगी। तो कितनी है इसकी भुजा, 6 है। तो आज क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्गाकार है तो निकाल दो फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल हो जाएगा बाहर वाले का क्षेत्रफल। बाहर वाले का क्षेत्रफल मतलब 10 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल मतलब 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। तो 100 में से 36 गया तो बच गया 64। किस में था ये, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, आपने लिखा फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 10 और 6 16, और 10 में 6 गया 4, 16 चौक 64 मीटर स्क्वायर। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 21 है। यदि इसका परिमाप 250 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है, उसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 21 है। मैं मान लेता हूँ आयत की लंबाई L है और चौड़ाई भाई B है, तो इनके बीच का जो अंतर है लंबाई माइनस चौड़ाई वो हो जाएगा 21 मीटर। इतना समझ आया हमें, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 21 मीटर है, तो मैंने मान ली लंबाई L और चौड़ाई B है, तो इनका बीच का अंतर हो गया 21 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। यदि इसका परिमाप 250 है, परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है आयत का परिमाप कितना 250 है। 2 इधर गुणा करो, उधर भाग में भेजोगे तो L प्लस B हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 2 कम 2, 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे जब आप इसको 2 कम 2, इधर कटोगे 2 कम 2, और 2 से 50 कटेगा 25 बार, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करो आप, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, विलोपन विधि से। देखो ये b आपस में बराबर है, दोनों के साइन अपोजिट में, तो जोड़ दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो जगह L माइनस बी बराबर 21 और ये है L प्लस बी बराबर 125। जोड़ रहे तो साइन चेंज नहीं होता। b से क्या करोगे यहाँ पे आप, b से b कट जाएगा और आपका बच जाएगा L और L 2L, और 1 और 5 6, 2 और 2 4, 1 1 146। और फिर यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से ही कट रहा है, 2 से 14 कटेगा 7 बार, 2 से जो 14 कटेगा वो कटेगा आपका 7 बार, और 6 कटेगा 3 बार। तो L आ गया आपका 73, L आ गया 73। L की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, L की वैल्यू क्या करो यहाँ पे रख दो, B वाली फर्स्ट वाली में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो यहाँ रखोगे एल की कितनी बी, एल की वैल्यू 73 है, यहाँ रख दो, सेकंड वाले में रख दो, ज़्यादा आसान पड़ेगी। सेकंड वाले में रख दो एल की वैल्यू 73, तो 73 प्लस बी इक्वल टू 125। ये प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो घटा 5 में से 3 गया 2, 12 में 7 गया 5, कितना आ गया 52 आ गया, घटा गया। ठीक है, तो एल आ गया आपका 73, बी आ गया आपका 52। तो इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बता दो तो एरिया क्या होगा आपका, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी होता है। तो एल कितना है भाई 73 और बी कितना आपका 52। तो सिंपल सी बात है, तो दोनों की इंटू करा दो, 73 में 52 की, 2 6 2 7 14, 5 से 15 का 5, हासिल लगी 1, 5 से 35 और 1 36, जोड़ो 6 का 6, 5 4 9 और 6 और 1 7, 3 का 3, 3796, 3796 एरिया है, और मीटर में तो मीटर स्क्वायर, 3796 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर बोला तो ऐसे निकाला और परिमाप बोला तो ऐसे करा और फिर इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल समझ आया आपको। तो आइए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका क्वेश्चन है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाता है। यानी कि एक तार है, उसको अगर आप वर्ग के रूप में मोड़ो, यानी कि इस तरीके से मोड़ दो, यहाँ से मोड़ना शुरू करो, ऐसे मोड़ दो आप उसको, ऐसे, ये वर्ग है, ये क्या है आपका वर्ग है। मोड़ने पर इसका जो एरिया हो जाता है इसका 484 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करता है। यानी कि ऐसे मोड़ोगे ना स्क्वायर की शेप में, तो जितना वो भूमि को कवर करेगा उसका एरिया जो फाइंड आउट करोगे आप, वो होगा 484। उसी तार को अगर वृत्त के रूप में, अगर आप उसको ऐसे सर्कल के रूप में मोड़ दोगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे एरिया आपको बताना है। ठीक है, अगर ध्यान दो भाई, तार है, थोड़ी देर के लिए मान लो तार 10 मीटर लंबा है, तो 10 ही मीटर से ये वर्ग बना होगा, और 10 ही मीटर तार से ये क्या नाम है आपका सर्कल बना होगा, वृत्त बना होगा। तो यानी कि जो ये भार का जो बन रहा है, ये क्या है, वर्ग का ये क्या है, परिमाप है, और इसका ये क्या है, ये परिमाप या परिधि बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, ये इसकी परिधि है। यानी कि एक ही तार से जब ये और ये पूरा बन रहा है, तो यानी कि इसका परिमाप और इसका परिमाप, यानी कि इसकी परिधि बोलते हैं, सर्कुलर चीज वाले के परिमाप को परिधि कह देते हैं। तो इसका परिमाप और इसकी परिधि आपस में बराबर हो जाएंगे, बस बराबर हो जाएंगे तो वहीं से हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो क्या दे रखा आपको, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसके रूप में मोड़ा तो 484 इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया तो इसकी भुजा निकाला, तो क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल होता है इसका ए स्क्वायर, ये देगा 484, इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ेगा अंडर रूट, 484 होता है भाई 22 का, कितने का होता है 22 का स्क्वायर रूट होता है। तो एक की वैल्यू आ गई 22। अब हमें पता है इसका परिमाप इसकी परिधि आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो आप वर्ग का परिमाप, या पहले इसकी परिधि लिख लो, ऐसे लिखो इसको सोल्व कर, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप अभी आपने निकाले रखा, क्या होता है 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड। तो देखो यहाँ पे अभी आप क्या करो, अभी रहने दो, चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, आर आपको पता नहीं, रहने दो, और 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 22 है, लिखो 22। ठीक है, अब देखो 22 से 22 कट गया, 2 कम 2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो यहाँ बच गया आपका आर, यहाँ जो 7 बटे में था उधर भेज दिया मैंने, ये हो जाएगा 2 गुणा 7, तो आर की वैल्यू आ गई 2 7 14, आर की वैल्यू आ गई 14, तो क्षेत्रफल निकाल दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर है 14 तो 2 बार लिख देता हूँ, 14 गुणा 14, 7 से 14 कट के 2 बार, ये हो गया 22 गुणा 14 दूनी 28, गुणा करा तो 28 दूनी 56 का 6, हासिल लगी 5, 28 दूनी 56 और 5 61, और किस में था ये दिया हुआ आपको, सेंटीमीटर में था, तो एरिया ही निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 616 हो गया। तो राइट आंसर 616, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया। तो हमें एक चीज़ पता चल गई, सेम परिमाप वाली एक तार से अगर वर्ग बनाया जाए और उसी से आपका वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, कई बार ये पूछ भी लिया जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो कल हम इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। कल हम पढ़ेंगे आपका रोम्बस, कल पढ़ेंगे हम ट्रेपेजियम, कल पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम और कल ही पढ़ेंगे हम काइट। इनमें रिलेशंस को पढ़ेंगे और ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो जो कि सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर अवेलेबल है, यूटेट 1 की जो फीस है आज अगर आप अभी लेते हो तो आपको 549 पड़ेगी, लेकिन आज के बाद आपको 799 पड़ने वाली है। ठीक है, यूटेट 2 की जो फीस है, यूटेट सेकंड की जो फीस है यूटेट 2 की, वो मैथ साइंस में हो या एसएसटी में हो, उसकी फीस पड़ने वाली है आपको सेम 549 और आज के बाद पड़ेगी आपको 799। आज मतलब 15 अगस्त 2026। वहीं अगर आप यूटेट का दोनों पेपर का बेंच लेना चाहते हो, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो आपकी जो फीस पड़ेगी वो 649 आज पड़ेगी और कल पड़ेगी आपको 999 रुपये। तो अभी जाइए और हमारे बेंच को परचेस कीजिए सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर। और अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो। यह हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हो और कोई भी बात हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आशा है आपको क्लास समझ आई होगी। ठीक है, तो क्लास में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आज के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।